गुड इवनिंग। पिछले यार हम लोग क्षितिज में जो लेसन चल रहा था उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हमारा लेसन है रीढ़ की हड्डी। इसके द्वारा लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर। जैसा आप लोगों को बोला गया है कि ये जो लेसन है, जैसे लेसन रीढ़ की पार्ट क्या है, रीढ़ की हड्डी। इसका लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। इसके आप लोग याद करने लेखक का पार्ट का नाम दोनों को आपको याद करना, तो इसको याद करने की जरूरत है। देखते हैं पहले जगदीश चंद्र माथुर का चरित्र क्या उसका बात था, उसका क्या था, उसके बारे में पता करना। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म का सन 1917 से 1917 से लेकर 1978 तक चला है। और मतलब क्या 1919 उनका जन्म हुआ और 1978 उनका मृत्यु हो गया, मतलब उनका देहांत हो गया। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और क्या बोला गया कि उनका जब जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहा तो उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका जो शिक्षा का जो था वो इलाहाबाद से वो शिक्षा प्राप्त किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो शिक्षा प्राप्त किया था। बचपन में ही नाटक में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज में सांस्कृतिक उत्साह ने नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय करते हैं। और वो नाटक में रुचि रखने के कारण ही वो शुरू से ही क्या तो स्कूल और कॉलेज में वो सांस्कृतिक उत्साह और नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय नहीं करते हैं। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया और आगे चलकर यही सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक में विविधता है और जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक में है उनके विविधता है। ऐतिहासिक नाटक के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एक अंकीय नाटक लिखे हैं और ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं के जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। उन्हें कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चित्र रहे हैं और उन्हें क्या कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। प्रमुख कृतियां उनके क्या क्या है तो कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये सब उनका नाटक था। फिर भोर का तारा और वो मेरे सपने एकांकी संग्रह थे और ये सब उनका एकांकी संग्रह था। उनका देखते हैं कि हम लोग नाटक में क्या मतलब लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखे हैं नाटक में वो देखते हैं। क्या तो रीढ़ की हड्डी, वो लेसन क्या नाम है, हम लोग का लेसन क्या नाम है, रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आती रहती है वे अंधेरे उम्र के मामूली होते हैं। एक तख्त को पकड़ते हुए पीछे की और चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। और क्या बोला गया कि मैं मामूली तरह से जो सजा हुआ एक कमरा, मामूली तरह से क्या एक कमरा सजा हुआ है, वो उसके अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय के पीठ जो नजर आ रही है अभी अंधेरे उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़ते हुए तख्त को जो पकड़ते हुए वो चलते चलते कमरे में आते हैं। एक तख्त मतलब किसी आदमी को पकड़ते हुए आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा, तख्त जो दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ कर रखा। अब बोलते हैं बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस। और फिर वो नौकर को अपने बोलते हैं कि बाबू
अब बे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, जब उधर बस बस। फिर आगे बोलता है बिछा दो साहब, अब वो जो तख्त था वो बिछा दो साहब बाबू। फिर बाबू जरा तेज आवाज में और क्या करेगा, परमात्मा के यह अक्ल बट रही थी तो तू वो देर से पहुंचा था क्या बोला कि जरा तेज आवाज में, वो जरा तेज आवाज में बोलते और क्या करेगा, परमात्मा की में जब यह अक्ल बढ़ रही थी तो वो तुम वहाँ देर से पहुंचे तो क्या वो अपने मतलब नौकर को बोल रहे हैं क्या, जब परमात्मा में जब अकल बढ़ रहा था तो वहाँ तुम देर से पहुंचे थे। बिछा दो साहब, आज जब पसीना किस लिए बहाया है, और ये पसीना बोल रहा है मतलब वो मालिक अपने नौकर को बोल रहा है कि बिछा दो। मालिक से भी नौकर ने मालिक को बोल रहा है कि बिछा दो साहब, और ये पसीना किस लिए बहाया है। नौकर तक बिछाता हूँ ही बाबू। हंसता क्यों अबे हमने भी जवानी में कसरते में की है, कष्टों से नहाता था लोटों की तरह। एक यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर सो हाँ बस। और सुन बहू जी से दाढ़ी मांगला, बहू जी से दाढ़ी मांगला। इससे ऊपर बिछाने में के लिए चद्दर भी कल जो वो धोबी के यहाँ से आए थे। क्या बोला जा रहा है कि हंसता क्यों है मुझे, हाँ ये हंसा। बाबूजी मतलब नौकर को बोलते हैं कि हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में मतलब वो भी जब बोलते हैं कि हमने भी जवानी बहुत कष्ट उठाए थे, ऐसे में बहुत काम किए है। यह तख्त क्या चीज है, मतलब ये तख्त क्या चीज है, ऐसा हमने बहुत किए है। उसे सीधे कर यो यहाँ बस, और उसे सीधे कर यहाँ बस, मतलब यहाँ रखने के लिए बोल रहे। और सुने बहू जी से नहीं मांगला, इसे ऊपर बिछाने के लिए, और बिछाने के लिए वो मतलब उसे ऊपर बिछाने के दरी मांगा, मतलब दरी बोला जाए दरी मांगा इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कर ले जो वो धोबी के यहाँ से आई है वही, और चद्दर भी ले आते हैं जो कल धोबी आए आए थे वो भी। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज को से ठीक करते हैं, एक झाड़ने से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियां पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। साहब घर की मालकिन प्रेमा आती है, और साहब के घर जो घर के जो मालकिन है वो प्रेमा आती है, और होती है मुद्री रंग छोटा कर चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली आता। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगे। अब उनके नौकर जो उनके घर मालिक आके उन्हें बोलती है। फिर प्रेमा बोलती है मैं कहीं हूँ, और तुम्हें मैं इस वक्त धोबी की ये क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी में आएगी। वो फिर बोलते हैं कि अब मैं तो यही हूँ, अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई धोबी की, मैं तो एक ऐसे। फिर रामस्वरूप धोबी प्रेमा हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर ना जाने किस लिए। आप बोलते हैं अभी तो बदल के आए हो, अब ना जाने किस लिए फिर से बोल रहे हो रामस्वामी। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। फिर रामस्वामी बोलता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने, प्रेमा। यही तो कह रहा था रतन, मतलब वो वहां पे जो था रतन कह रहा था।
राम स्वरूप क्यों उबे रतन तेरे में कानों में डांट लगी है क्या? अब मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो जो चद्दर आई है उसे मैं मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाओ? लालू लालू कहीं का। अरे वो फिर बोलता है कि तुम्हें मैं वो क्यों रतन जो किसका नाम बताया गया? रतन जो उनका नौकर है उसका नाम बताया जा रहा है यहाँ पे। रतन जो है उसका नौकर आराम, प्रेमा उसकी वाइफ का नाम बताया जा रहा है। आराम स्वरूप वो खुद जो उनका बाबू जो था, बाबू का ही नाम राम स्वरूप है, उसका नाम बताया जा रहा है। बाबू साहब का नाम ही राम स्वरूप है, उसी का नाम बताया जा रहा है। तो राम स्वरूप को बोलता है कि वे जो रतन जो नौकर को हम भेजे थे उसको तो हम बोले थे क्या तो कि धोबी क्या जो कल आया था चद्दर उसे लाने, उसे मांग लाने। मैं अब तेरे लिए मैं दूसरा दिमाग थोड़ी ला। अब जो बोलता है कि तेरे को बोलने के लिए दूसरा दिमाग थोड़ी ला, उल्लू कहेगा बोल के उसको फिर निकाल देता है। प्रेमा बोलती है अच्छा जब पूजा वाली कोठरी में लड़की के पक्ष के ऊपरी धुले हुए एक कपड़े रखे हैं ना, उन्हें में ऐसे एक चद्दर उठा ले। अब फिर प्रेमा बोलती है, उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है जा, पूजा वाले जो कोठरी में जो लड़की के जो बक्से हैं उसके ऊपर जो रखा है उसी के ऊपर झूले हुए कपड़े हैं उसी में से निकालना। रतन और दरी, और फिर रतन बोलता और दरी कहाँ है? फिर प्रेमा बोलती है दरी यही तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। अभी प्रेमा बोलती दरी यहीं पर तो रखी है, वो कोना में पड़ी है, जा ले ले। राम स्वरूप बोलता है दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार ले। और बोलता है उतने में बोलता है कि दरी उठाते ही मतलब दरी उठा रहा है तो दरी के साथ साथ हारमोनियम भी लेता है और सितार भी जल्दी से जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रतन वहां से जाता है और पति पत्नी जो थे वहां पे तख्त पर दरी बिछा रहे हैं। प्रेमा बोलती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। और फिर वह प्रेमा बोलती वहां पर वह तुम जो भेजी है वो तो उसके पास वो तुम्हारी जो लाडली बेटी है वो तो वहां मुंह फुलाई बैठी है। राम स्वरूप मुंह फुला और वह और तुम उसकी माँ किसे मर्ज की दवा हो, और जैसे तैसे एक करके तो वो लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी के मारे अब तुम्हारी बेवकूफ़ी के सारे में मेहनत बेकार जा रही तो वो मुझे दोष मत दे। अब फिर राम स्वरूप बोलता है कि मुंह फुलाए तो बैठी है, पर जो वो तुम्हारे जो उनकी जो माँ की जो मर्जी की दवा है, माँ की जो दवा होती है वो जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आ जाते हैं। जैसे तैसे करके जो वो लोग हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। माँ का जो दवा होती है वो माँ का माया होता है। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार है। अब जो राम स्वरूप प्रेमा को बोली कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार है, तो मुझे दोस्त मत दे। अब वो तो मुझे दोस्त मत दे। प्रेमा बोलती है तो मैं ही क्या करूँ, वो सारे जतन करे तो वो हार गए। सारे जतन तकलीफ के मतलब जितना तकलीफ था उसके बाद वो सब करके वो हार गया। तो मैं ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये मैं पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। और प्रेमा राम स्वरूप को बोलती है कि तू ही जो है कि उसे पढ़ा लिखा के इतना सिर पर चढ़ा रखा। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई जंजाल मतलब समझ में उसे आती ही नहीं।
अपना जमाना में अच्छा था। आई मैं पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत बात स्त्री में सुबोधित ये तो पढ़ रहे। सच पूछो तो वो स्त्री सुबोधित है में ऐसे ये बातें लिखी है, ऐसे बातें हैं कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होती है। और आजकल के तो अच्छे लक्षण ये अनोखे हैं। अब प्रेमा बोलती है तो मैं ही क्या कहूँ, जो प्रेमा बोलते हुए बोलती है तुम्हें तो बिगाड़ के रखे हो, ये हमारे जंजीर में ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं आता। मेरे जमाने में जो था वही अच्छा था, कुछ आधा पढ़ लिए, गिनती सीख लिए, वही हो गया। अब तुम्हारे जमाने में क्या है, BA MA की पढ़ाई होती है। और आजकल के जो लक्षण है ये अनोखी, और आजकल के जो लक्षण है वो भी अनोखी है, इस प्रकार से बोलती है। फिर रामदेव स्वरूप बोलता है, एक ग्रामोफोन बजा होता है ना, ग्रामोफोन जो है वो बजा होता है ना प्रेमा, क्यों रामस्वरूप। और 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया होता है, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो वो रुकने का नाम नहीं। क्या बोला कि 2 तरह का होता है, ये जो ग्राफोड होता है, ग्रामोफोन होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक तुम आदमी का बनाया होता है, एक तो क्या होता है कि आदमी का बनाया होता है, उसे एक बार चढ़ाकर जब चाहे तब रोक देगा, चढ़ाकर जब चाहे तब रोक दो। और दूसरा क्या होता है, परमात्मा का बनाया हुआ होता है, जो रिकॉर्ड पर एक बार चढ़ाया तो वो रुकने का नाम नहीं है। प्रेमा हटो भी तुम्हें ठटोली की ही सुझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देरी कितनी है, अब देरी कितनी रही है उन लोगों के आने में। अब क्या बोलती है कि हटो, अब तुम्हारे मतलब ठटोली मतलब बोला क्या जाए, तुम्हें तो हमेशा मजाकी से रहता है। यह नहीं होता है कि वो उमा को जाके मैं उमा को राह पर लाए। अब देरी कितनी है वो लोगों को आने में। आराम से तो हुआ क्या प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो और बिना टिमटिमा बिना टिमटिमा के भला कौन पूछता है। अब बोलती है कि तुम ही तो प्रेमा बोलती है रामस्वरूप को कि लड़की कितना सुंदर हो, पर वो उसका टिमटिमा ही उसका जो भला है उसका पूछता है। इसे मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इस चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत, और से जो पाउडर उसके सामने रख दिया गया, पर बोलती कुछ न जाने ये किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि ये अचानक में मुँह लपेटा कर लेट गई भाई, मैं बांझ आई तुम्हारे इस लड़की से। आपकी बोलती है कि मैं बाज आई मैं इस लड़की से। फिर रामस्वरूप बोलता है, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियां के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। फिर रामस्वरूप बोलता है कि ना जाने कैसा इसका दिमाग है, आजकल जो है उस लड़कियां का जो सारे ही पाउडर और का कारोबार चलता है, पाउडर कहीं कारोबार चलता है। आज के लिए हम लोग का इतना ही। कल हम लोग का नेक्स्ट क्लास में जब होगा उसके आगे हम लोग देखेंगे, उसके आगे प्रेमा क्या बोली, उसके आगे क्या हुआ स्टोरी और क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और जैसा कि आप लोग को बोला गया है कि मैं अभी मॉर्निंग का टाइम में जब उठते हैं तो माता पिता को प्रणाम करें, तो वो आप लोग डेली कर ही रहे होंगे। और अभी का टाइम ज़्यादा खत्म होता जा रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टाइम घर पर ही रहिए। और अभी मार्केट जाती भी हो तो मास्क लगा के जाए। थैंक यू।